जब मैं पुल की निगरानी कर रहा था, तभी वॉटसन और उनकी पत्नी जेन पौड़ी से आए। क्योंकि इंस्पेक्शन बंगलों में रहने की व्यवस्था बहुत सीमित थी, मैंने उनके लिए जगह खाली करने के लिए वहां से निकलने का फैसला किया और तीर्थ यात्रियों की सड़क के पार एक पहाड़ी पर अपना 40 पाउंड का टेंट लगा लिया। टेंट किसी ऐसे जानवर से कोई विशेष सुरक्षा नहीं दे सकता था, जिसने मीलों तक हर दरवाजे और खिड़की पर अपने पंजों के निशान छोड़ रखे थे। इसलिए मैंने अपने आदमियों की मदद से उस जमीन के चारों ओर कांटों की बाड़ लगा दी, जहां हम शिविर लगाने जा रहे थे। इस जमीन के ऊपर एक विशाल पेड़ झुका हुआ था और उसकी शाखाएं मेरे टेंट की स्थापना में बाधा डाल रही थी। मैंने आदमियों से कहा कि पेड़ को काट दो, लेकिन जब पेड़ आधा काटा जा चुका था, तो मैंने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि मुझे यह महसूस हुआ कि दिन की गर्मी में मुझे छाया नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने उन्हें पेड़ को पूरी तरह काटने के बजाय केवल उसकी झुकी हुई शाखाएं काटने को कहा। ये पेड़, जो शिविर के ऊपर लगभग 45 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ था, बाड़ के दूसरी तरफ था। हम इस छोटे से शिविर में कुल 8 लोग थे। जब हमने रात का खाना खा लिया, तो मैंने कांटों की झाड़ी को बाड़ में बनाए गए प्रवेश द्वार में कस कर फंसा दिया। ऐसा करते हुए मैंने देखा कि आदमखोर के लिए उस पेड़ पर चढ़कर बाढ़ के इस पार कूद आना बहुत आसान था। फिर भी उस समय कुछ करना संभव नहीं था, और मैंने सोचा कि अगर वह तेंदुआ उस एक रात हमें बख्श दे, तो अगली सुबह उस पेड़ को काटकर वहां से हटा दिया जाएगा। मेरे पास अपने आदमियों के लिए अलग टेंट नहीं था, और मेरा इरादा था कि वे वॉटसन के आदमियों के साथ इंस्पेक्शन बंगलों के बाहरी हिस्से में सो जाएं। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि जितना खतरा मुझे उस खुले टेंट में था, उतना ही उन्हें भी था। मेरा रसोइया, जो मेरे से करीब 1 गज की दूरी पर लेटा हुआ था और जिसके पार उस छोटे से घेरे में जैसे सरडाइन मछलियां एक डिब्बे में भरी जाती हैं, वैसे ही ठूसे हुए नैनीताल से लाए हुए मेरे 6 गढ़वाली लोग लेटे हुए थे। हमारी सुरक्षा में सबसे कमजोर कड़ी वह पेड़ था, और मैं उसी के बारे में सोचते हुए सो गया। रात चांदनी से जगमग थी, और लगभग आधी रात को मैं अचानक जाग गया, तेंदुए के पेड़ पर चढ़ने की आवाज से। मेरी लोड की हुई बंदूक बिस्तर पर पहले से तैयार रखी थी। उसे उठाते हुए मैंने बिस्तर से पांव नीचे किए और कांटों से बचने के लिए फौरन चप्पलें पहन ली, कि तभी आधा कटा हुआ पेड़ चरमराया और उसके बाद रसोइये की चींख गूंजी, साहब बाग, बाग। एक ही छलांग में मैं अपने टेंट से बाहर था। लेकिन जब तक मैं घूमकर तेंदुए पर बंदूक तानता, मैं खेत की ओर ऊंची ढलान पर छलांग मार चुका था। मैंने कांटों की झाड़ी को फौरन हटाया और उस खेत की ओर दौड़ा, जो करीब 40 गज चौड़ा और पूरी तरह खाली पड़ा था। मैं पहाड़ी को देखने लगा, जो जगह जगह कांटेदार झाड़ियों और कुछ बड़े पत्थरों से ढकी थी। तभी बहुत ऊपर पहाड़ी पर एक सियार की चेतावनी भरी पुकार सुनाई दी, जिससे पता चला कि तेंदुआ मेरी पहुंच से बाहर जा चुका था। बाद में रसोइये ने मुझे बताया कि वह अपनी पीठ के बल लेटा था, जो बात मुझे पहले से ही पता थी। और जब पेड़ के चरमराने की आवाज आई, तब उसने आंखें खोलकर सीधे तेंदुए के चेहरे की ओर देखा, ठीक उसी क्षण जब वह कूदने की तैयारी कर रहा था। अगले दिन पेड़ को पूरी तरह काट दिया गया और बाड़ को और मजबूत किया गया। हालांकि हम उस शिविर में कई हफ्तों तक रहे, लेकिन हमारी नींद फिर कभी तेंदुए ने नहीं तोड़ी। आसपास के गांवों से मिली रिपोर्टों से, जहां घरों में घुसने के कुछ असफल प्रयास हुए थे और जिन बगमार्क्स को मैंने सड़कों पर देखा था, उनसे मुझे यह पता चल गया था कि आदमखोर तेंदुआ अब भी इसी इलाके में मौजूद था। इबॉटसन के आने के कुछ ही दिन बाद खबर मिली कि रुद्रप्रयाग से 2 मील दूर एक गाय को मार दिया गया था। जब हम उस गांव पहुंचे, तो देखा कि तेंदुए ने एक छोटे से एक कमरे वाले घर का दरवाजा तोड़ दिया था और उसमें बंदी कई गायों में से एक को मारकर दरवाजे तक घसीट लाया था। मगर वह उसे दरवाजे से बाहर नहीं निकाल पाया, इसलिए दरवाजे की चौखट पर ही उसने उसे छोड़ दिया, और फिर वहां उसने उसे अच्छी तरह से खाया। वह घर गांव के बीचों बीच स्थित था, और जब हमने आसपास का जायजा लिया, तो पाया कि अगर पास के एक घर की दीवार में एक छेद बना दिया जाए, तो हम उस मारी गई गाय पर नजर रख सकते थे। उस घर का मालिक, जो उस मरी हुई गाय का भी मालिक था, हमारी योजना में पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार हो गया।
जैसे जैसे शाम ढलने लगी, हमने खुद को उस कमरे में अच्छी तरह से बंद कर लिया और जो सैंडविच और चाय हम अपने साथ लाए थे, उन्हें खा पी कर बारी बारी से रात भर दीवार में बने उस छेद से निगरानी करते रहे। मगर पूरी रात गुजर गई, ना तो तेंदुआ दिखाई दिया और ना ही उसकी कोई आवाज सुनाई दी। सुबह जब हम उस घर से बाहर निकले तो गांव वालों ने हमें पूरे गांव में घुमाया, जो आकार में काफी बड़ा था, और उन दरवाजों और खिड़कियों पर बने पंजों के निशान दिखाए जो आदमखोर तेंदुए ने वर्षों के दौरान घरों में घुसने की कोशिशों में बनाए थे। एक दरवाजे पर तो बाकी सभी दरवाजों से ज्यादा गहरे पंजों के निशान थे। वही दरवाजा जिसे तोड़कर तेंदुआ उस कमरे में घुसा था, जहां 40 बकरियां और एक लड़का बंद थे। एक दो दिन बाद एक और गाय के मारे जाने की खबर मिली, इस बार एक छोटे से गांव से, जो बंगले से कुछ 100 गज ऊपर पहाड़ी पर था। यहां भी हमने पाया कि गाय को घर के अंदर मारा गया था, दरवाजे तक घसीटा गया और फिर आंशिक रूप से उसे खा लिया गया था। दरवाजे के सामने लगभग 10 गज की दूरी पर एक नया भूसे का ढेर था, जिसकी ऊंचाई 16 फीट थी और जो जमीन से 2 फीट ऊंचे लकड़ी के चबूतरे पर बना था। हमें शिकार की खबर सुबह सुबह ही मिल गई थी, इसलिए हमारे पास पूरा दिन था। और उस दिन शाम तक जो मचान हमने तैयार की, वह न सिर्फ सबसे मजबूत थी, बल्कि मुझे पूरा यकीन था कि इस उद्देश्य के लिए अब तक बनाई गई मचानों में से सबसे कलात्मक भी थी। शुरुआत में भूसे के ढेर को पूरी तरह से हटाया गया और उसके चारों ओर एक मचान के लिए लोहे के खंभों की स्कैफोल्डिंग बनाई गई। इन खंभों के सहारे पहले वाले चबूतरे से 4 फीट ऊपर एक छोटा दूसरा चबूतरा तैयार किया गया। फिर पूरे ढांचे को 2 इंच जाली वाली तार से घेर दिया गया। नीचे के चबूतरे और जमीन के बीच की जगह को केवल खुला छोड़ा गया। इसके बाद उस जाली में भूसे की लटें फंसाकर लटकाई गई और ढेर के चारों ओर और चबूतरे के नीचे थोड़ा भूसा फैला दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे वह काम शुरू करने से पहले था। सूरज डूबते ही हम उस जाली में बनाए गए छेद से अंदर रेंग कर मचान में घुस गए और पीछे से रास्ता मजबूती से बंद कर लिया। इबॉटसन मुझसे थोड़ा छोटा है, इसलिए वह ऊपर वाले चबूतरे पर गया, और जब हम दोनों ने अपने अपने स्थान पर आराम से बैठने की व्यवस्था कर ली, हमने भूसे में छोटे छोटे छेद बनाए गोली चलाने के लिए। क्योंकि तेंदुए के आने के बाद हमारे लिए आपस में बातचीत करना संभव नहीं होता, हमने ये तय किया कि जो भी उसे पहले देखेगा वही गोली चलाएगा। रात चांदनी से पूरी तरह रोशन थी, इसलिए हमें टॉर्च या बिजली की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ी। शाम का खाना खाने के बाद गांव में शांति छा गई और लगभग रात 10 बजे मैंने तेंदुए की आवाज पहाड़ी से नीचे आते हुए सुनी। जब वह भूसे के पास पहुंचा तो कुछ क्षणों के लिए रुका और फिर उस चबूतरे के नीचे रेंगता हुआ आने लगा, जिस पर मैं बैठा था। जब वह ठीक मेरे नीचे था, मेरे और उसके सिर के बीच केवल एक पतरे की मोटाई का अंतर था। वह 1 मिनट तक वहीं रुका रहा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मैं ये सोच ही रहा था कि वह अब चबूतरे के नीचे से निकलकर बाहर आएगा और मुझे 3-4 फीट की दूरी से एक साफ गोली चलाने का मौका देगा। तभी अचानक ऊपर के चबूतरे में जोर से एक पटरे के हिलने की आवाज हुई। तेंदुआ दाईं ओर छलांग लगाकर भागा, जहां मैं उसे देख नहीं सका, और वापस पहाड़ी की ओर चला गया। यह आवाज उस समय हुई जब बॉटसन ने अपने दोनों पैरों में उठी भयानक ऐंठन से राहत पाने के लिए अपनी स्थिति बदली थी। इस डर के कारण तेंदुए ने उस रात शिकार को वहीं छोड़ दिया और उस रात या अगली रात वापस नहीं लौटा। 2 रात बाद रुद्रप्रयाग बाजार से कुछ 100 गज ऊपर एक और गाय को मार दिया गया। गाय का मालिक अकेले एक मकान में रह रहा था, जो एक ही कमरे का था, और एक मोटे तगड़े विभाजन द्वारा उसे 2 हिस्सों में बांटा गया था, एक रसोई घर में और एक बैठक कमरे में। रात के किसी समय रसोई से आती आवाज, जिसका दरवाजा वह बंद करना भूल गया था, से उसकी नींद खुल गई। थोड़ी देर बाद चांदनी के हल्के उजाले में जो उस खुले दरवाजे से अंदर आ रही थी, उसने देखा कि तेंदुआ विभाजन की पट्टियों में से एक टुकड़ा निकालने की कोशिश कर रहा था। काफी देर तक वह आदमी चुपचाप लेटा रहा और डरता रहा, जबकि तेंदुआ एक एक करके विभाजन की पट्टियों को आजमाता रहा। अंत में जब उसे किसी भी पट्टी में कोई कमजोर जगह नहीं मिली, तो वह रसोई से निकल गया और घर की दीवार से सटी घास की झोपड़ी में बंधी गाय को उसने मार डाला। गाय को मारने के बाद तेंदुए ने उसकी रस्सी तोड़ी, उसे झोपड़ी से थोड़ी दूर तक घसीटा
और फिर अच्छी तरह खाने के बाद उसे खुले में छोड़ दिया। उस मृत गाय के स्थान से लगभग 20 गज दूर पहाड़ी के किनारे पर एक मध्यम आकार का पेड़ था, जिसकी ऊपरी शाखाओं में भूसे का एक ढेर बनाया गया था। उसी प्राकृतिक मचान पर, जहां से नीचे घाटी में कई 100 फीट की सीधी गिरावट थी, एबॉट्सन और मैंने वहां बैठने का निर्णय लिया। आदमखोर को मारने में सहायता के लिए कुछ दिन पहले सरकार ने हमें एक जिन ट्रैप भेजा था। ये फंदा, जो 5 फीट लंबा और 80 पाउंड वजनी था, अपने प्रकार का सबसे भयंकर उपकरण था जो मैंने कभी देखा था। इसके जबड़े, जिनमें 3 इंच लंबे नुकीले दांत लगे थे, को दो शक्तिशाली स्प्रिंग्स द्वारा चलाया जाता था, जिन्हें दबाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती थी। तेंदुआ जब उस रात शिकार छोड़कर गया तो उसने एक पगडंडी का इस्तेमाल किया था, जो एक 40 गज चौड़े खेत से होकर गुजरती थी, फिर 3 फुट ऊंचे एक किनारे को पार करती थी, और उसके बाद एक और खेत को पार करती थी, जिसकी सीमा झाड़ियों से ढकी हुई पहाड़ी से मिलती थी। इसी ऊंचाई से नीचे उतरते हुए खेत के स्थान पर हमने वह फंदा लगाया। तेंदुए के पैर को सुनिश्चित रूप से उस पर पड़वाने के लिए हमने पगडंडी के दोनों ओर कुछ कांटेदार झाड़ियां लगा दी। फंदे के एक सिरे पर आधे इंच मोटी लोहे की चेन का एक छोटा टुकड़ा जोड़ा गया था, जिसका एंड 3 इंच की डायमीटर वाली एक लोहे की रिंग में था। इस रिंग में हमने एक मजबूत खूंटी ठोकी, जिससे फंदे को मजबूती से जमीन में धंसा गया। जब ये सारी तैयारियां पूरी हो गई तो जेन हमारे लोगों के साथ बंगले लौट गई, और वॉटसन और मैं भूसे के ढेर पर चढ़ गए। हमने अपने सामने एक डंडी बांधी और उस पर थोड़ा सा भूसा लपेट दिया, ताकि वह एक पर्दे का काम करे। फिर हमने खुद को आराम से बिठा लिया और तेंदुए का इंतजार करने लगे। हमें पूरा विश्वास था कि इस बार वह नहीं बच पाएगा। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, आकाश पर घने बादल छा गए, और क्योंकि चांद रात 9 बजे से पहले निकलने वाला नहीं था, हमें शूटिंग की सटीकता के लिए बिजली की रोशनी पर निर्भर रहना पड़ा। और क्योंकि वॉटसन ने जिद की कि गोली मैं चलाऊं, इसलिए मैंने कुछ मुश्किल से उसे अपनी राइफल से जोड़ दिया। अंधेरा होने के 1 घंटे बाद गुस्से से भरी दहाड़ों की एक श्रृंखला सुनाई दी, जिससे हमें पता चला कि तेंदुआ फंदे में फंस गया था। मैंने तुरंत टॉर्च ऑन की और देखा कि तेंदुआ अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो रहा था और फंदा उसके अगले पैरों से लटक रहा था। मैंने जल्दी में गोली चलाई। मेरी .450 राइफल की गोली जंजीर की एक कड़ी पर लगी और उसे उसने तोड़ डाला। खूंटी से आजाद होकर तेंदुआ खेत में बड़ी बड़ी छलांगे लगाता हुआ भाग गया, अपने आगे के पांव से फंदे को घसीटते हुए। मैंने अपनी राइफल के बाएं बैरल से एक और गोली चलाई, और वॉटसन ने अपनी शॉटगन से दो जानलेवा गोलियां दांगी, लेकिन सभी गोलियां निशाने से चूक गईं। मैं जैसे ही राइफल को फिर से लोड करने लगा, मैंने रोशनी के एक हिस्से को खिसका दिया, जिसके बाद वह काम करना बंद कर गई। तेंदुए की दहाड़ें और हमारी 4 गोलियों की आवाज सुनकर रुद्रप्रयाग बाजार और आसपास के गांवों के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। उनके हाथों में लालटेनें और चीड़ की मशालें थीं, और वे चारों तरफ से उस एकांत घर की ओर दौड़ने लगे। हम उन्हें दूर रहने के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वे इतनी जोर से शोर मचा रहे थे कि हमारी आवाज सुन ही नहीं सके। इसलिए अंधेरे में खतरा उठाते हुए मैं पेड़ से नीचे उतरने लगा और अपनी राइफल भी साथ ले आया। उधर इबॉटसन ने उस गैसोलीन लैम्प को जलाया, जो हम मचान पर अपने साथ लाए थे। जब वह अच्छी तरह जल उठा तो इबॉटसन ने एक रस्सी के सहारे उसे नीचे मेरी ओर बढ़ा दिया, और फिर वह खुद भी नीचे आ गया। हम दोनों मिलकर उस दिशा में चल पड़े जहां तेंदुआ भागा था। खेत के बीचों बीच एक उभरी हुई चट्टान के कारण एक ऊंचाई बनाई हुई थी। हम उस उभार की ओर बढ़े। इबॉटसन ने भारी लैम्प को सिर के ऊपर ऊंचा पकड़ा हुआ था, और मैं उसके साथ कंधे पर राइफल टिकाए चल रहा था। उस उभार के पार एक हल्की सी ढलान थी, और उसी ढलान में दुबका हुआ हमारी ओर देखकर गुर्राता हुआ तेंदुआ बैठा था। कुछ ही मिनटों में हम उत्साहित भीड़ से घिर गए। वे सब उस लंबे समय से खौफ फैलाने वाले दुश्मन के चारों ओर खुशियां मनाने लगे। जो जानवर मेरे सामने मरा पड़ा था, वह एक असाधारण रूप से बड़ा नर तेंदुआ था। वही तेंदुआ जिसने पिछली रात एक इंसान तक पहुंचने के लिए एक दीवार को तोड़ने की कोशिश की थी, और जिसे ऐसे इलाके में गोली मारी गई थी जहां दर्जनों इंसानों की जान जा चुकी थी। ये सभी कारण ये मानने के लिए पर्याप्त थे कि यही आदमखोर था।
लेकिन मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं था कि ये वही तेंदुआ था जिसे मैंने उस रात देखा था, जब मैं उस महिला की लाश के पास बैठा था। भले ही उस रात घना अंधेरा था और मैंने तेंदुए की बस एक धुंधली सी आकृति देखी थी, फिर भी मुझे पूरा यकीन था कि अब जिसे रस्सियों से बांधकर एक डंडे पर लादा जा रहा था, वे वही आदमखोर नहीं था। इबॉटसन सबसे आगे चल रहे थे, उनके पीछे तेंदुए को उठाते हुए लोग, और फिर सैकड़ों की भीड़ हमारे साथ हो ली। हम सब बाजार होते हुए बंगले की ओर रवाना हुए। जब मैं उस जलूस के पीछे पीछे पहाड़ी से नीचे लड़खड़ाता हुआ उतर रहा था, तो मैं अकेला इंसान था जो ये नहीं मानता था कि रुद्रप्रयाग का आदमखोर तेंदुआ मर चुका था। कई वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि बाजार की हर एक झोपड़ी और मकान रात में खुले मिले, और औरतें व बच्चे दरवाजों पर खड़े। हमारी रफ्तार बेहद धीमी थी, क्योंकि हर कुछ कदम पर तेंदुए को नीचे रखा जाता ताकि बच्चे उसके आसपास इकट्ठा होकर उसे ठीक से देख सकें। लंबी गली के अंत तक पहुंचते पहुंचते हमारी भीड़ हमसे अलग हो गई, और हमारे आदमियों ने तेंदुए को विजय गाथा की तरह उठाकर बंगले तक पहुंचा दिया। अपने कैंप में हाथ मुंह धोने के बाद जब मैं बंगले में लौटा, तो रात के खाने के दौरान और उसके काफी देर बाद तक मैं और इबॉटसन इस बात पर चर्चा करते रहे कि क्या मारा गया तेंदुआ वाकई ही आदमखोर था या नहीं। हम दोनों ने अपने अपने तर्क रखे, पर हम एक दूसरे को पूरी तरह से मना नहीं सके। आखिरकार तय ये हुआ कि क्योंकि इबॉटसन को अपने कार्यस्थल पौड़ी लौटना था और मैं भी रुद्रप्रयाग में लंबे समय से रहने के कारण बेहद थक चुका था, इसलिए अगले दिन तेंदुए की खाल उतार कर उसे सुखाया जाएगा, और उसके अगले दिन हम कैंप समेटकर पौड़ी के लिए रवाना होंगे। सुबह से लेकर शाम तक आसपास और दूर दराज के गांवों से लोग तेंदुए को देखने आते रहे। उनमें से ज्यादातर लोगों ने यह दावा किया कि यही वही आदमखोर तेंदुआ था जिससे उनका इलाका सालों से दहशत में था। इन बयानों से वॉटसन का यह विश्वास और मजबूत हो गया कि उनका पक्ष सही था और मैं गलत। फिर भी मेरे अनुरोध पर वॉटसन ने दो रियायतें दी। पहली, उन्होंने मेरी चेतावनी में अपनी भी ये चेतावनी जोड़ी कि लोग अब भी सतर्क रहें और सुरक्षा के उपाय बनाए रखें, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि खतरा पूरी तरह टल चुका हो। दूसरी, उन्होंने सरकार को यह तार भेजने से परहेज किया कि हमने उस कुख्यात आदमखोर को मार गिराया था। उस रात हम जल्दी सो गए, क्योंकि अगली सुबह हमें तड़के ही रवाना होना था। अभी अंधेरा ही था कि मैं उठ गया और एक हल्का नाश्ता ले रहा था। तभी सड़क से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये उस समय के लिए असामान्य था, इसलिए मैंने आवाज लगाकर पूछा कि इतनी सुबह सड़क पर कौन लोग थे। मुझे देखकर चार आदमी पगडंडी चढ़कर मेरे कैंप तक आए और बताया कि उन्हें पटवारी ने भेजा था, ये खबर देने के लिए कि आदमखोर ने एक महिला को मार डाला था। ये घटना नदी के उस पार चटवा पीपल पुल से करीब 1 मील की दूरी पर हुई थी। एबॉर्टसन बस दरवाजा खोलने ही वाले थे ताकि उनका आदमी सुबह की चाय ला सके। तभी मैं वहां आ पहुंचा। उन्होंने पौड़ी जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया, और फिर हम दोनों जेन के बिस्तर पर एक बड़े नक्शे को फैलाकर बैठ गए और चाय पीते हुए अपने आगे की योजना पर चर्चा करने लगे। एबॉर्टसन का मुख्यालय पौड़ी में था और वहां उनका काम बहुत जरूरी था, इसलिए वे अधिकतम 2 दिन और 2 रातें ही निकाल सकते थे। नक्शे पर उस गांव को खोज लेने के बाद जहां महिला की हत्या हुई थी, मैं अपने शिविर लौट आया ताकि अपने आदमियों को हमारी योजना में बदलाव की सूचना दे सकूं और उन्हें पैकअप करने के लिए कह सकूं। वे चार आदमी जिन्होंने हत्या की खबर दी थी, वे भी हमारे साथ चलने वाले थे। जैन को रुद्रप्रयाग में ही रुकना था, और नाश्ते के बाद बॉटसन और मैं उनकी दो घोड़ियों पर रवाना हुए, जो कि एक गल्फ अरब और दूसरी इंग्लिश घोड़ी थी। ये दोनों ही सबसे भरोसेमंद और पक्के कदमों वाले घोड़े थे जिनकी सवारी करने का मुझे सौभाग्य मिला। हम अपने साथ राइफल्स, एक चूल्हा, एक गैसोलीन लैंप और कुछ खाने पीने का सामान लेकर चले। हमारे साथ बॉटसन का एक आदमी भी था जो उधार लिए हुए घोड़े पर हमारे घोड़ों के लिए चारा लेकर जा रहा था। हमने घोड़ों को चटवा पीपल पुल के पास छोड़ दिया। जिस रात हमने तेंदुए को गोली मारी थी, उस रात ये पुल बंद नहीं किया गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि आदमखोर तेंदुआ नदी पार कर गया था और जिस पहले गांव में पहुंचा, उसने वहां शिकार किया। पुल पर एक गाइड हमारा इंतजार कर रहा था। उसने हमें एक बहुत ही खड़ी चढ़ाई वाले रिज पर चढ़ाया
फिर घास के मैदानों से होते हुए नीचे एक गहरी और घनी घाटी में उतारा, जहां एक छोटी सी जलधारा बह रही थी। यहाँ हमें पटवारी और लगभग 20 आदमी मिले, जो शव की रखवाली कर रहे थे। मृतका एक बेहद स्वस्थ और सुंदर औरत थी, जिसकी उम्र करीब 18 या 20 वर्ष रही होगी। वह पेट के बल लेटी हुई थी। उसके दोनों हाथ उसके शरीर के किनारे पड़े थे। उसके शरीर से कपड़े का एक भी निशान नहीं बचा था, और तेंदुए ने उसके पैरों के तलवों से लेकर गले तक उसे चाटा था। उसके गले में तेंदुए के 4 बड़े दांतों के गहरे निशान हमें देखने को मिले। शरीर के ऊपरी हिस्से से कुछ पाउंड मांस और निचले हिस्से से भी कुछ मांस तेंदुए ने खा लिया था। हम जब पहाड़ी पर चढ़ते हुए आ रहे थे, तब जो ढोल की आवाजें सुनाई दे रही थीं, वे इन्हीं लोगों द्वारा पीटे जा रहे थे, जो शव की रखवाली कर रहे थे। क्योंकि उस समय दोपहर के लगभग 2 बजे थे और तेंदुए के आस पास होने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए हम गांव की ओर चले गए ताकि चाय बना सके। हमारे साथ पटवारी और पहरेदार भी थे। चाय के बाद हम उस घर को देखने गए जहां लड़की की हत्या हुई थी। ये एक कमरे का मकान था जो पत्थर से बना हुआ था और जो सीढ़ीनुमा खेतों के बीच स्थित था, जिनका क्षेत्रफल लगभग 2-3 एकड़ का था। हत्या से 2 दिन पहले लड़की का पति एक जमीन विवाद के मुकदमे में गवाही देने पौड़ी गया हुआ था, और उसने अपने पिता को घर की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी थी। हत्या की रात, जब लड़की और उसके ससुर ने रात का खाना खा लिया था और सोने का समय करीब आ गया था, तब लड़की, जो बच्चे को दूध पिला रही थी, ने बच्चे को अपने ससुर को सौंपा और दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर चली गई और जमीन पर बैठ गई। जैसा कि पहले भी बताया गया है, हमारे पहाड़ी लोगों के घरों में शौचालय की कई सुविधा नहीं होती है। जैसे ही बच्चा माँ से दादा के पास गया, वह रोने लगा। इसलिए भले ही बाहर से कोई आवाज आई भी हो, जैसा मुझे पूरा विश्वास है कि कोई आवाज नहीं आई होगी, तो भी ससुर उसे सुन नहीं पाते। रात अंधेरी थी और कुछ मिनट इंतजार करने के बाद ससुर ने लड़की को आवाज दी। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो दोबारा पुकारा गया, और फिर जल्दी से उठकर उन्होंने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। शाम को पहले बारिश हो चुकी थी, इसलिए घटनास्थल को समझना आसान था। बारिश रुकने के कुछ ही समय बाद तेंदुआ गांव की दिशा से आया और एक चट्टान के पीछे झाड़ियों में दुबक गया, जो दरवाजे से लगभग 30 गज की दूरी पर थी। तेंदुआ यहाँ कुछ देर तक लेटा रहा और लड़की और उसके ससुर की बातचीत सुनता रहा। जब लड़की बाहर बैठी, तो वह दरवाजे के दाईं ओर बैठी थी, और आंशिक रूप से उसकी पीठ तेंदुए की दिशा में थी। तेंदुआ चट्टान की दूसरी ओर से रेंगता हुआ निकला, और पेट के बल रेंगते हुए उसने वह 20 गज की दूरी तय करके वह घर तक पहुंचा। फिर घर की दीवार के साथ साथ दबे पांव चलते हुए वह लड़की के पीछे से उस पर झपटा और उसे खींचकर चट्टान तक ले गया। जब वह मर चुकी थी और जब ससुर ने डर कर आवाज लगाई, तो तेंदुए ने उसे उठाया और इतना ऊंचा पकड़ रखा कि हाल ही में जोती गई मुलायम जमीन पर उसके हाथ पैर का कोई निशान नहीं पड़ा। तेंदुआ उसे लेकर एक खेत पार कर गया, फिर 3 फुट नीचे की ढलान से उतरकर एक और खेत से गुजरा, जो एक 12 फुट की खड़ी गिरावट के साथ एक पगडंडी पर खत्म होता था। इस खाई में वह लड़की को, जिसका वजन लगभग 150 पाउंड रहा होगा, मुंह में दबाए कूद पड़ा। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि जब वह नीचे पगडंडी पर उतरा, तो उसने लड़की के शरीर का कोई भी हिस्सा जमीन से छूने नहीं दिया। पगडंडी पार करके वह सीधा पहाड़ी से नीचे आधा मील दूर चला गया, उस स्थान पर जहां उसने लड़की के कपड़े उसके शरीर से अलग किए, थोड़ा मांस खाया और फिर उसे एक छोटी सी हरी भरी घास की खुली जगह में छोड़ दिया। करीब 4 बजे हम नीचे गए ताकि उस शव के पास बैठ सकें, अपने साथ गैसोलीन लैंप और नाइट शूटिंग लाइट लेकर। ये मान लेना उचित था कि तेंदुए ने उन सभी आवाजों को सुना होगा जो ग्रामीणों ने लड़की की तलाश और बाद में शव की रखवाली के दौरान की थी। यदि वह वापस आता, तो बेहद सतर्कता से आता। इसलिए हमने तय किया कि शव के बहुत पास नहीं बैठेंगे, बल्कि उस छोटे मैदान पर नजर रखने के लिए लगभग 60 गज दूर पहाड़ी पर एक पेड़ को हमने चुना। ये एक बोना ओक का पेड़ था, और जब हमने गैसोलीन लैम्प को एक छोटे से गड्ढे में छिपाकर उस पर चीड़ की सूखी सुइयां डाल दी, तब इबॉर्डसन पेड़ की 2 शाखाओं के बीच बैठ गए, जहां से उन्हें शव साफ साफ दिखाई दे रहा था, जबकि मैं पेड़ के तने पर उसकी पीठ की ओर बैठा था और मेरी नजर पहाड़ी की ओर थी। गोली इबॉर्डसन को चलानी थी,
जबकि मैं हमारी सुरक्षा पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि शूटिंग लाइट काम नहीं कर रही थी और बैटरी समाप्त हो चुकी थी। हमारी योजना ये थी कि जब तक वॉटसन को ठीक से दिखाई देता रहे, हम वहीं बैठे रहेंगे और फिर गैसोलीन लैम्प की मदद से वापस गांव लौट जाएंगे, जहां हमें उम्मीद थी कि रुद्रप्रयाग से हमारे आदमी आ चुके होंगे। हमें जमीन का ठीक से जायजा लेने का समय नहीं मिला था, लेकिन गांव वालों ने हमें बताया था कि पूरब की दिशा में घना जंगल है और उन्हें पूरा विश्वास था कि तेंदुआ वहीं भाग गया था जब उन्होंने उसे शिकार से खदेड़ा। यदि तेंदुआ इसी दिशा से आता तो एबॉट्सन उसे मैदान में पहुंचने से पहले ही देख लेते और आसानी से गोली चला सकते थे, क्योंकि उनकी राइफल में टेलीस्कोप लगा हुआ था। सूरज पश्चिम की ऊंची पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था और हमें छाया में आए कुछ मिनट हो चुके थे जब एक काकड़ उस दिशा से, जहां घना जंगल बताया गया था, भौंकता हुआ पहाड़ी से नीचे की ओर भागा। पहाड़ी के कंधे पर पहुंचकर वह रुक गया और कुछ समय तक वहीं पर भौंकता रहा। फिर वह दूसरी ओर निकल गया और उसकी आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। निसंदेह काकड़ को तेंदुए से खतरा महसूस हुआ था और ये मुमकिन था कि उस इलाके में और भी तेंदुए हों। मेरी उम्मीदें जाग गई जब मैंने बॉटसन की ओर देखा तो पाया कि वह भी पूरी तरह सतर्क हो चुके थे और दोनों हाथों से राइफल थामे बैठे थे। रोशनी अब धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी थी, लेकिन इतनी थी कि बिना टेलीस्कोपिक साइट के भी गोली चलाई जा सकती थी। तभी लगभग 30 गज ऊपर कुछ झाड़ियों के पीछे से एक चीड़ का फल टूटकर लुढ़कता हुआ नीचे आया और पेड़ से टकराकर मेरे पैरों के पास आ गिरा। तेंदुआ आ चुका था और खतरे की आशंका के चलते उसने ऐसी जगह चुनी जहां से वे अपने शिकार के आसपास की जमीन को सुरक्षित दूरी से देख सके। दुर्भाग्यवश ऐसा करते हुए वे वहां आ गया जहां हमारा पेड़ और शव दोनों एक रेखा में थे। मैं तो पेड़ के तने से सटा हुआ बैठा था, जिससे मुझे देख पाना मुश्किल था, इसलिए शायद मैं तेंदुए की नजर से बचा रहा। लेकिन एबॉट्सन जो पेड़ की दो शाखाओं के बीच बैठे थे, वे जरूर उसकी नजर में आ गए होंगे। जब इतना अंधेरा हो चुका था कि मैं अब गोली नहीं चला सकता था और एबॉट्सन की टेलीस्कोपिक दृष्टि भी किसी काम की नहीं रह गई थी, तभी हमने सुना कि तेंदुआ चुपचाप हमारे पेड़ की ओर उतर रहा था। अब कार्रवाई का समय आ चुका था। मैंने बॉटसन से कहा कि वे मेरी जगह ले ले और मैं नीचे जाकर लैंप निकालता हूँ। ये लैंप जर्मनी में बना हुआ जियोनिन कंपनी का पेट्रोमैक्स था। ये बहुत तेज रोशनी देता था, लेकिन इसकी लंबी काया और उससे भी लंबा हैंडल इसे जंगल में लालटेन की तरह इस्तेमाल करने के लिए अनुपयुक्त बना देते थे। मैं बॉटसन से थोड़ा लंबा हूँ, इसलिए मैंने सुझाव दिया कि लैंप मैं उठाऊं, लेकिन बॉटसन ने कहा कि वह इसे ठीक से संभाल लेंगे और साथ में ये भी कहा कि वह मेरी राइफल पर अपनी राइफल से ज्यादा भरोसा करेंगे। इसलिए हम चल पड़े, ये बॉटसन आगे और मैं उसके पीछे, दोनों हाथों से राइफल थामे। पेड़ से 50 गज की दूरी पर एक चट्टान पर चढ़ते समय ये बॉटसन फिसल गए। लैम्प का निचला हिस्सा जोर से चट्टान से टकराया और उसकी पतली सी जाली टूटकर धूल बन गई और लैम्प के निचले हिस्से में जा गिरी। नोजल से निकलती नीली लौ की पतली सी लकीर इतनी रोशनी दे रही थी कि हम अपने पैर कहाँ रख रहे थे ये देख सकते थे। मगर सवाल ये था कि ये थोड़ी सी रोशनी और कितनी देर तक टिकेगी। एबॉटसन का मानना था कि वह लैम्प को 3 मिनट तक संभाल सकता था। 3 मिनट का समय आधा मील की खड़ी चढ़ाई के लिए, उस जमीन पर जहां हर कुछ कदम पर विशाल पत्थरों और कांटेदार झाड़ियों से बचने के लिए दिशा बदलनी पड़ती थी, और ऊपर से उस रास्ते पर शायद एक आदमखोर तेंदुआ पीछा कर रहा हो, जो कि बाद में हमें पता चला सचमुच कर रहा था। ये सोचकर ही रूह कांप जाती थी। एक इंसान के जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाएं, स्मृति से कभी मिटती नहीं। और मेरे लिए उस अंधेरे में पहाड़ी की वह चढ़ाई ऐसी ही एक घटना थी। जब हम आखिरकार नीचे पगडंडी तक पहुंचे, तब भी हमारी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वह पगडंडी एक के बाद एक कीचड़ भरे गड्ढों से भरी थी और हमें यह भी नहीं पता था कि हमारे आदमी कहाँ थे। कभी गीली जमीन पर फिसलते, कभी अदृश्य पत्थरों से ठोकर खाते, हम किसी तरह एक जगह पहुंचे जहां से दाहिनी ओर कुछ पत्थर की सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थीं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने पर हमें एक छोटा सा आंगन मिला, जिसके दूसरी ओर एक दरवाजा था। दरवाजे को लात मारकर मैंने जोर से आवाज लगाई। जैसे ही हम सीढ़ियां चढ़े थे,
हमें हुक्के की गुड़गुड़ाहट सुनाई दी थी। जब भीतर से कोई जवाब नहीं आया तो मैंने माचिस की डिब्बी निकाली और उसे हिलाते हुए कहा कि अगर 1 मिनट में दरवाजा नहीं खोला गया तो मैं छप्पर को आग लगा दूंगा। इस पर घर के अंदर से घबराई हुई आवाज आई, जिसने मुझसे विनती की कि घर को आग न लगाएं, और कहा कि दरवाजा खोला जा रहा था। 1 मिनट बाद पहले दीवार में बना भीतरी दरवाजा और फिर बाहरी दरवाजा खुला, और 2 ही कदम में वॉटसन और मैं अंदर पहुंच गए और भीतरी दरवाजा बंद करके उस पर अपनी पीठें टिका दी। कमरे में 12 से 14 लोग, पुरुष, महिलाएं और बच्चे, हर उम्र के मौजूद थे। जब हमारी अचानक हुई घुसपैठ से वे उभरे और उन्हें थोड़ी राहत मिली, तो उन पुरुषों ने हमसे माफी मांगी कि वे समय पर दरवाजा नहीं खोल पाए। उन्होंने बताया कि वे और उनके परिवार इतने लंबे समय से आदमखोर तेंदुए के खौफ में जी रहे थे कि उनकी हिम्मत ही जवाब दे चुकी थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि आदमखोर किस रूप में आ सकता था, इसलिए रात को जो भी आवाज सुनाई देती वे डर जाते थे। उनके इस डर को हम पूरी तरह समझ सकते थे, क्योंकि जब से वॉटसन फिसल कर गिरा था और मेंटल टूट गई थी, तब से मुझे यकीन हो गया था कि शायद हम में से एक या दोनों इस गांव तक जिंदा नहीं पहुंच पाएंगे। हमें बताया गया कि हमारे आदमी सूर्यास्त के समय पहुंचे थे और उन्हें पहाड़ी पर आगे की ओर बने एक भवन समूह में ठहराया गया था। कमरे में मौजूद 2 तंदुरुस्त पुरुषों ने हमें वहां तक पहुंचाने की पेशकश की, लेकिन हम जानते थे कि उन्हें अकेले वापस भेजना किसी हत्या से कम नहीं होगा। उनकी ये पेशकश उस जोखिम को भली भांति समझते हुए की गई थी। फिर भी हमने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और पूछा कि क्या वह। कमरे के एक कोने में तलाश करने के बाद उन्होंने एक पुरानी लालटेन निकाली, जिसकी कांच की ढक्कन में दरार थी। जब उसे जोर जोर से हिलाया गया तो पता चला कि उसमें थोड़ा सा तेल बचा हुआ था। उसे जलाया गया और घर में मौजूद सभी लोगों की शुभकामनाओं के साथ हम वहां से निकले। हमारे पीछे दोनों दरवाजों को बंद कर दिया गया और उन पर कुंडी चढ़ा दी गई। आगे फिर से कीचड़ भरे गड्ढे और जमीन में धंसे पत्थरों का सामना हुआ, लेकिन अब हमारे पास हल्की सी रोशनी थी, जिससे रास्ता देखना कुछ आसान हो गया था। हम तेजी से आगे बढ़े और वो दूसरी सीढ़ियां खोज निकाली जिन पर चढ़ने के लिए हमें कहा गया था। जब हम उन पर चढ़े तो एक लंबे आंगन में पहुंचे, जो दाईं और बाईं ओर फैली 2 मंजिलों इमारतों की कतार के सामने था। हर दरवाजा बंद था और कहीं से भी रोशनी की कोई झलक नहीं आ रही थी। हमारे आदमियों को पुकारने के बाद एक दरवाजा खुला और पत्थरों की एक छोटी सीढ़ी चढ़कर हम ऊपरी मंजिल की बरामदे में पहुंचे, जहां 2 जुड़े हुए कमरे हमारे और हमारे आदमियों के लिए रखे गए थे। जैसे ही हमारे लोग लालटेन और हमारी बंदूकें हमसे लेने लगे, तभी न जाने कहां से एक कुत्ता आ गया। वह एक साधारण पालतू कुत्ता था, मिलनसार और स्वभाव से खुश मिजाज। उसने हमारी टांगों के पास सूंघा, पूंछ हिलाई और फिर उन्हीं सीढ़ियों की ओर बढ़ा जहां से हम ऊपर आए थे। अगले ही क्षण एक भयभीत चीख के साथ और भौंकते हुए वह कुत्ता पीछे की ओर भागता हुआ हमारे पास लौटा। वह बहुत डरा हुआ था। जो लालटेन हमें उधार दी गई थी, वह ठीक उसी वक्त बुझ गई थी जब हम आंगन में पहुंचे थे, लेकिन हमारे आदमियों ने एक और लालटेन का इंतजाम कर लिया था। हालांकि वॉटसन ने उसे हर एंगल पर घुमाकर पकड़ने की कोशिश की। जब मैं जल्दी जल्दी अपनी राइफल फिर से भर रहा था, तो वे लालटेन 8 फुट नीचे जमीन पर रोशनी नहीं डाल पा रही थी। कुत्ते को देखकर तेंदुए की गतिविधियों का अनुमान लगाना संभव था, और जब तेंदुआ आंगन पार करके उन सीढ़ियों से नीचे उतर गया जो मुख्य पगडंडी की ओर जाती थी, तो कुत्ते ने धीरे धीरे भौंकना बंद कर दिया और उस दिशा में एक टक देखते हुए लेट गया, साथ ही बीच बीच में गुर्राता रहा। जो कमरा हमारे लिए खाली किया गया था, उसमें कोई खिड़की नहीं थी, और अगर हमें सुरक्षित रहना होता तो उसका मोटा दरवाजा पूरी तरह बंद करना पड़ता, जिससे हवा और रोशनी दोनों का प्रवेश बंद हो जाता। इसलिए हमने बरामदे में ही रात बिताने का फैसला किया। वह कुत्ता निश्चित रूप से उस व्यक्ति का था जो पहले उस कमरे में रह रहा था, और वह शायद रोज बरामदे में ही सोया करता था, क्योंकि वह हमारी टांगों के पास संतोषपूर्वक लेट गया। उसकी उपस्थिति ने हमें एक प्रकार की सुरक्षा का एहसास दिलाया। जब हम बारी बारी से रात भर पहरा देते रहे, तेंदुए की वापसी की आशंका में निगरानी करते रहे।